अश्क गम दीदे पूनम से संभाले न गए, अश्क गम दीदे पूनम से संभाले न गए, ये वो बच्चे हैं जो माँ बाप से पाले न गए। मित्रों, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम, आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने लेसन लेके आया हूँ, जो उसका क्या नाम पाठ है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा अपनी अपनी हैसियत। ये व्यंग्यात्मक निबंध है और जिसको लिखा है हिंदी के बड़े ही मशहूर व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय मैं बाद में बात करूंगा अगली वीडियो में। आज उनका लिखा हुआ ये व्यंग्यात्मक जो निबंध है, अपनी अपनी हैसियत, इस पे बात करेंगे। और जब उन्होंने लिखा होगा तब लिखा होगा, लेकिन आज के परिदृश्य में ये बहुत ही अहम व्यंग्य है और बहुत ही अच्छे बिंदुओं को इन्होंने इसमें उठाया है। जैसे आज भी जो काम अखबार कर रहे हैं, ये आज से 50 साल 40 साल पहले भी यही काम कर रहे थे। तो अखबार की जो ख़बरें हैं उन पर इन्होंने व्यंग्य किया है, इसको मद्देनज़र में रखिए इसको समझने के लिए। दूसरी बात, अखबार में जो एडवर्टाइज छपते हैं, जिनको इश्तिहार कहते हैं, एडवर्टाइज जो छापे जाते हैं, कहीं फला 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 जो वैकेंसी हैं, कहीं क्या है का, कहीं शैम्पू का कहें, ये एडवर्टाइज जो छपते हैं, उसके एडवर्टाइज के सूक्ष्म बिंदुओं पर इन्होंने व्यंग्य किया है कि किस तरह से इंसान के जो है भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तीसरी चीज़, जो अच्छे अच्छे नामी ग्रामी होटल बने हुए हैं, अच्छी अच्छी दुकानें पकवान बन रहे हैं, जिनका एडवर्टाइज किया जा रहा है, उस पर भी व्यंग्य किया है। साथ में अब पैसे वाले जो हैं, जो दौलत वाले हैं, उनके ऊपर भी व्यंग्य किया गया है कि उनका छोटा सा छोटा भी काम होता है तो वो पैसे देकर अखबार में इश्तिहार छपवा देते हैं। तो इन 3-4 चीज़ों को इसमें इन्होंने अखबार की जो परिदृश्य बदल चुका है उस पर व्यंग्य किया है। तो बग़ैर वक्त गवाते हुए हम लोग बात कर लेते हैं, आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम बात करते हैं सीधे सीधे इसके सारांश पे। अपनी अपनी हैसियत यानी अपनी अपनी वैल्यू, अपनी अपनी औकात, अपनी अपनी अहमियत। अखबार ख़त्म हो जाता है तो विज्ञापन पढ़ने लगता हूँ। यूँ अखबारों में होता भी क्या है, रोज़ रोज़ वही समाचार। उसने पैसा खाया था, उसकी पोल खुल गई, उसकी तलाशी हो गई, वह गिरफ्तार हो गया। मैं ना तब उन केंद्रों के इर्द गिर्द था जहाँ पैसे खाए जाते थे, और ना अब उन केंद्रों के इर्द गिर्द हूँ जो पोल खोल रहे हैं। मैं वहाँ भी कहीं नहीं हूँ जहाँ पैसे खाने के लिए नए अड्डे खुल गए हैं। यानी अपने ज़माने के इतिहास के निर्माण में अपना कोई योगदान नहीं है। क्या देखो व्यंग्य है, यहाँ से समझ सकते हैं। मेरे हिस्से में सिर्फ इतिहास की कसम खाने का काम पड़ा है। तो समाचारों पर सरसरी निगाह डालकर मैं विज्ञापन पढ़ने लगता हूँ, ख़ासकर दिल्ली के होटल के। देखो होटलों के किस तरह से उस टाइम पर होटलों का एडवर्टाइज होता था। होटल में जिसमें बड़ा रस आता है, अशोक होटल में फ्रेंच पकवान, वाह जनपथ होटल के गुलनार रेस्ताना में मुगलाई भोजन। अकबर होटल में बारे कबाब पढ़ते पढ़ते लगता है मेरे मुंह में चिकन मुगलाई घुस गया है, और मैं इस स्वाद के साथ घर की दाल रोटी खा लेता हूँ। वांछित यही है, संपूर्ण क्रांति होती है कि वह अपनी दाल रोटी के साथ कल्पना के अशोक होटल चबाकर संतुष्ट और चुप हो जाएं। ये वही बात है, गरीबी क्या चीज़ है, इस पे व्यंग्य करना शुरू कर दिया इन्होंने। और इसमें जो मज़े लेकर होटलों में खाना खाते हैं उन पर उनका हास्य बना रहे हैं। आज हम होटल में जीम चुका तो एक ख़ास विज्ञापन पर ध्यान आया। ऐसा कोई विज्ञापन रोज़ ही छपता है, पर पहले मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। विज्ञापन में अक्सर किसी वृद्ध का चित्र होता है। मैं समझता हूँ या गुमशुदा की तलाश विज्ञापन होगा, जैसा उन लड़कों के बारे में होता है जो फिल्मी हीरो बनने
मुंबई भाग जाते हैं, बड़े भी घर के भागने लगे हैं। मैं सोचता लड़कों ने छाया होगा, पिताजी लड़कों ने छपवाया होगा, पिताजी आप जहाँ भी हों लौट आइए। आप जब से गए हैं तब से माँ की हालत बहुत ख़राब है। इस वाक्य को पढ़कर तो बुढ़ऊ कभी नहीं लौटेंगे। बुढ़ऊ अब पति पत्नी पर भी व्यंग है इसमें, ये हर 2-3 वाक्य के बाद व्यंग है। देखिए यह बात सोचकर बुढ़ऊ तो कभी नहीं लौटेंगे, नहीं बुढ़ऊ भागे नहीं हैं। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में छपा इन मेमोरियम यानी स्मृति में नीचे बुढ़ऊ के बेटों के नाम हैं, साथ ही कंपनी का नाम, पता और फ़ोन नंबर भी है, जिससे वृद्ध की याद में किसी रोना आ जाए तो वह फ़ौरन कंपनी से समाधान खरीद ले, खुद दूर हो जाएगा, खुद खरीद ले, दुख दूर हो जाएगा। ये कोई लाला जी थे। लाला ने कोई कंपनी खोल डाली थी। अच्छा किया। अब यहाँ से देखिए अमीरों की जो लाला जो होते हैं उन पर व्यंग करना, इन्होंने उनकी कार्यशैली पर व्यंग करना शुरू कर दिया है। अच्छा किया, लाला कोई बाल काटने की दुकान थोड़ी ही खोलते। लाला जी की यह कंपनी खूब चल निकली। यह भी शुभ हुआ, वरना बेटों का बाप की खर्चीली अखबारी याद का कोई कारण नहीं होता। इसी तारीख को लाला जी की मृत्यु हुई थी। यह भी अच्छा हुआ, क्या पता आगे कंपनी डूब भी सकती थी। लाला जी की कंपनी की बेटों ने खूब तरक्की की। सपूत ऐसे ही होते हैं। बेटे लाला जी को आज एलानिया याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बाप ही तो याद करने लायक होता है जो कंपनी जमा कर फ़ौरन दुनिया छोड़ दे। लाला जी गए कहाँ, लड़कों को यह भी ठीक मालूम है। छपा है हूँ फ्लैट फॉर हिज हेवनली एबोर्ड, यानी जो अपने स्वर्गीय निवास को पधार गए। स्वर्ग में लाला नगर कॉलोनी का बंगला नंबर 5 लाला जी के लिए पहले से ही रिजर्व होगा। यानी अमीर लोग जो यहाँ हर चीज़ में अपना रिजर्वेशन ले लेते हैं पैसे के चक्कर में, इसी पे व्यंग कर रहा है कि क्या मरने के बाद भी इनका रिजर्वेशन वहाँ स्वर्ग में भी होगा। मेरे पिता की मृत्यु को भी कई साल हो गए, मुझे अभी तक पता नहीं कि वे कहाँ हैं, स्वर्ग में हैं या नरक में हैं, पुनर्जन्म हो गया या कहीं नहीं है। मुझे उनकी याद में उनका फ़ोटो छपाने की भी प्रेरणा भी नहीं हुई, क्योंकि वे धंधा जमा कर नहीं, उजाड़ कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्होंने सही पितापन स्थापित ही नहीं किया। लाला जी ने सही पितापन स्थापित करके यह आसार संसार छोड़ा और सार रूप धंधा जमा गए। लाला जी स्वर्गीय हो गए और मेरे पिता सिर्फ मरे। वाह क्या व्यंग है। अंग्रेज़ी में मरने को द लेट कहते हैं, हम उसे स्वर्गीय या दिवंगत कहते हैं। विश्वासों और संस्कारों का छल भाषा में आ ही जाता है। फिर व्यंग। बेटों, इसको बड़े मज़े लेकर आप लोग सुनिए और पढ़िए और ध्यान से सुनिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो जब तक समझ में ना आए। और आप जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है हरिशंकर परसाई की। क्या गज़ब का राइटर है भाई। बेटों को क्या पक्का पता है? मुझे शक है शायद लाला जी का पुनर्जन्म हो चुका है। फिर व्यंग देखिए। मनुष्य जन्म दोबारा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। लाला जी इतने जल्दी मनुष्य तो बने नहीं होंगे। हो सकता है स्वान योनि में चले गए हों। ये देखिए व्यंग। स्वान मतलब कुत्ते की योनि, कुत्ता बन गए हों और अपने कारखाने के फाटक पर ही हों। बेटों को क्या पता
कि वे जो कारखाने के फाटक पर भौंकते रहते हैं वे पूज्य पिताजी ही हैं। वे मजमून नहीं पढ़ेंगे, मजमून बोले तो शीर्षक, वे मजमून नहीं पढ़ेंगे और घबराहट में अखबार भी छिपा लेंगे कि कहीं कोई देवता इनाम के लोभ में उन्हें पकड़वा ना दे। ये बेटे लाला जी को क्यों दुखी और परेशान करते हैं, इस अखबार को इस कारखाने के कर्मचारी भी देखेंगे। वे शायद कहें यही है वह दुष्ट लाला, मज़दूरों का खून चूसता था, कितनी कम तनख्वाह देता था और कितना काम लेता था। मज़दूर एक दिन बीमार पड़ जाए तो पैसा काट लेता था। अब रोब नर्क भोग रहा होगा। व्यापारी भी इसे देखेंगे, वे शायद कहें अरे आज सवेरे इसका मुंह देख लिया, अरे इस लाला ने जिसका पैसा लिया वापस नहीं किया, इसके नाम को कई लेनदार रो रहे हैं। मेरी सलाह मानते तो मैं इन पिता भक्तों से कहता, उम्र दराज पिता जी की फ़ोटो इस तरह मत छपाया करो। लोग उनके बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, उनकी दबी हुई बदनामी उभर आती है, पर लड़के मेरी बात नहीं मानते। पिता का फ़ोटो छापना उनके लिए सजावट और विज्ञापन है। जिस दिन लाला जी मरे उस दिन उनका फ़ोटो छपाना लड़कों के लिए वैसा ही है जैसे दीपावली पर नया रंगीन साइन बोर्ड बनवाना। वरना लाला जी को कौन जानता, किसे मतलब है कि उन्होंने कौन सा परिक्रम किया, किसे इससे गर्ज है कि ये मरे कि नहीं और अब मरे। मगर लड़कों ने लाला जी की याद को राष्ट्रीय महत्व दे डाला। पैसा ऊपर हो जाता है तो वह अपना रूप प्रकट करना चाहता है। ये देखिए बैंक, पैसा ऊपर हो जाता है तो वह अपना रूप प्रकट करना चाहता है। वह अकुलाता है कि मैं हूँ और दिख नहीं रहा हूँ। मैं अपने को अभिव्यक्त करूं और पैसा इस तरह फूटकर प्रकट हो जाता है जैसे पके फोड़े का मवाद। ओफो, फूहड़पन के लिए मैं हैसियत चाहिए, फूहड़पन के लिए भी हैसियत चाहिए। मेरी हैसियत नहीं है जो लाला जी के बेटों पर हंस रहा हूँ। पैसा और फूहड़पन दोनों आ जाएं तो मैं गहरा रंग खरीद कर चेहरे को रंगवा लूँ। एक गाल पीला, दूसरा लाल, नाक हरी, कपाल नीला। मेरे सामने एक पैसे वाले युवक की शादी का निमंत्रण पत्र रखा है। कई रंगों का है, इतने गहरे रंग हैं कि पढ़ा नहीं जाता कि शादी के बारे में लिखा है या श्रद्धा के। वाह, वर की तस्वीर भी है, बैठे हुए, सोचते हुए, लिखते हुए, सितार बजाते हुए। मुझे मालूम है यह युवक लेने देने के मामले में एक बार पिट भी चुका है। वाह, एक फ़ोटो इसका भी छपना था। बर जूते खाते हुए इस निमंत्रण पत्र को देखकर मतली आती है। फोड़ा पककर फूट गया है और मवाद बिखरा है। कल उधर एक बारात आई थी। मज़दूरों के सिर पर कई गैस बत्तियां रखी थीं। दूल्हे की सजावट ऐसे कि वधू को उसे देखकर उल्टी आ जाए। 2 बैंड और उसके साथ ही लाउड स्पीकर। बड़ा घमासान कोलाहल। बारातियों को विभिन्न रंगों से पोत दिया होता तो अच्छा होता। मेरी दीवार पर एक कैलेंडर टंगा था जो मैंने निकलवा दिया। बड़े व्यापारी का कैलेंडर था।
उसमें धन की देवी लक्ष्मी फूल पर बैठी हैं। फूल में सौंदर्य होता है, गंध होती है, कोमलता होती है, मगर ये लक्ष्मी फूल को कुर्सी समझकर उस पर बैठी हैं। धन की देवी हैं ना। जब इनका यह हाल है तो देवी के कृपा पात्र फूहड़पन क्यों नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, क्या ज़बरदस्त व्यंग है। फिर भी मैं कहता हूँ देवी तू अपनी बैठक बदल दे, सिंहासन पर बैठ और हाथ में फूल ले ले या फूल जूड़े में खोस ले। फिर तू जिसे चाहे धन दे, मगर उसके साथ ही थोड़ी सी सुरुचि 1-8 किलोग्राम दे दिया कर। इससे इन्फेक्शन नहीं होगा और संपन्नता के फोड़े से बदबूदार मवाद नहीं बहेगा। इस तरह से इन्होंने अपनी अपनी हैसियत में राइटर ने जिस तरह से अपने आप से प्रश्न किए हैं और उनका जवाब भी स्वयं ही दिया है, वो सभी व्यंग की शैली है। और या इस लेसन में, इस पाठ में हर तीसरे चौथे में वाक्य में व्यंग है, व्यंग में व्यंग है। आप देखना चाहें तो ध्यान से समझने की कोशिश करें और इसे सुने, तब भी इसको ध्यान दें कि ये लफ्ज़ों पर ध्यान दें कि ये कहना क्या चाह रहा। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब इनके हरिशंकर परसाई का जो जीवन परिचय है उस पर फिर बात करेंगे। और इस लेसन को BA 3rd ईयर में शामिल किया गया था, इसलिए मैंने इसका सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।